लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका। ओवरऑल जैसा मैंने बताया था कि ओवरऑल जो आज की थीम है वो है चुनाव से शुरू होकर चुनाव पर खत्म, लोकतंत्र की नई परिभाषा। आज डेमोक्रेसी मींस इलेक्शंस ओनली, जो नया सिखाया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है, और मैं कुर्बान अली साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। कुर्बान अली साहब, इसमें क्योंकि आपने समाजवादियों का सबसे बड़ा रोल ही रहा है ऑपोजिशन का। कहा भी जाता है कि वो सत्ता में नहीं बैठ पाते हैं, उनको शायद वो नहीं है सत्ता चलाने का जितना उनको विपक्ष चलाने का है। तो आपसे सबसे पहले मैं आप ही से समझ लूं ये जो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका की बात, कुर्बान अली साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद वर्धन जी। आप बहुत ही सामयिक विषयों पर चर्चा चला रहे हैं और दर्शकों को जानकारी मिल रही है। बड़ा अच्छा काम, आपको मुबारकबाद। अब आते हैं जो विषय है आज का, कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका। देखिए, आप जानते हैं कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस वक्त विपक्ष जैसी कोई चीज थी नहीं, क्योंकि जो सभी लोग थे, केवल एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को मानने वाले लोगों को छोड़ दें और हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, इस स्कूल ऑफ थॉट के अलावा बाकी सब लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में हिस्सा लिया था। उसमें समाजवादी भी थे, वामपंथी भी थे, कुछ चरमपंथी भी थे, भगत सिंह के स्कूल के लोग भी थे, सुभाष बाबू के स्कूल के लोग भी थे। और इसलिए 1947 तक सबका लक्ष्य एक ही था कि देश को आजादी कैसे दिलाई जाए और ये अंग्रेजी राज से कैसे मुक्ति पाई जाए। लेकिन जब आजादी मिल गई, आजादी हमें विभाजन के साथ मिली, हमारे देश के 3 टुकड़े हो गए। और उस वक्त संविधान सभा बनने की जब बात आई, जो कि 1946 से ही शुरू हो गई थी, तो 1947 में कोशिश ये की गई कि जो राज्यों की निर्वाचित विधानसभाएं हैं उनके जरिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाए, और उसमें कुछ प्रिंसेसली स्टेट्स के लोग भी, कुछ दूसरे लोग भी शामिल किए जाएं, और इस तरह से करीब 350 पौने 400 लोगों की संविधान सभा बनी। लेकिन बदकिस्मती से समाजवादियों ने और वामपंथियों ने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया और ये कहा कि चूंकि ये एडल्ट फ्रेंचाइज पर आधारित संविधान सभा नहीं है, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और यहीं से एक तरह से विपक्ष की बुनियाद पड़ती है। अब इसके साथ साथ कुछ दूसरे कारण भी हुए। हालांकि 1947 से लेके 26 नवंबर 1949 तक संविधान बनाने का काम हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये जो संविधान है हमारा, इसे पारित कर दिया गया, ये लागू हो गया। और इसी के तहत 1951-52 में पहले आम चुनाव भी हुए। लेकिन इस बीच कई और घटनाएं हुई। मसलन 1948 में गांधी जी की हत्या हो गई। गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन किया और कहा कि इसमें अलग विचारधारा या सदस्यता वाले लोग नहीं रह सकते। नतीजे में सोशलिस्टों ने भी, जो अब तक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे, कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया और मार्च 1948 में, यानी गांधी जी की हत्या के 2 महीने बाद ही, समाजवादियों ने, जिनमें प्रमुखता से आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया वगैरह शामिल थे, यूसुफ मेहर अली, मीनू मसानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन लोगों ने अपनी अलग सोशलिस्ट पार्टी बना ली। अब यहाँ भी इस मुद्दे को लेकर सोशलिस्टों में भी काफी विवाद हुआ, क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया इस राय के नहीं थे कि सोशलिस्ट पार्टी अलग बनाई जाए और कांग्रेस से अलग हुआ जाए। और दूसरी ओर जो सोशलिस्टों को कांग्रेस के अंदर नापसंद करते थे, दक्षिणपंथी लोग जिन्हें कहा जाता था, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और यहाँ तक के मौलाना आजाद भी, उन्होंने कहा कि भाई तुम समाजवादी लोग आलोचना बहुत करते हो और जिम्मेदारी से भागते हो। हम लोगों ने मिल करके
इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। अब वक्त आया है देश के नवनिर्माण का, उसमें जिम्मेदारी निभाने का। तो तुम जो सूबा चाहो वो ले लो, जो मंत्रालय चाहो वो ले लो, लेकिन हमारे साथ रहो, अलग मत जाओ। लेकिन आचार्य नरेंद्र देव और लोहिया की मनमर्जी के खिलाफ जयप्रकाश जी ने फैसला किया कि हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और ये जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है इसको आईना दिखाने का काम करेंगे और देश हित में हम इसके साथ सहयोग और विरोध करेंगे। तो ये कांग्रेस से निकले हुए सोशलिस्टों की राय बनी और सोशलिस्ट पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में सामने आई। जी जी, मैं थोड़ा और लोगों को भी विमर्श में ले रहा हूं। संदीप पांडे साहब हैं मेरे साथ। डॉक्टर संदीप पांडे, आप तो मूल रूप से आपकी, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी पार्टी की सरकार भी बनेगी तब भी कुछ होगा तो आप उसका भी विरोध करेंगे। मतलब जैसे होता है कि छोटी छोटी बात है, आज भी आप 12 बजे कहीं जा रहे हैं विरोध प्रदर्शन करने, हम लोगों के लिए बिल्कुल आप इस तरह से हैं कि जो भी कहीं गलत हो रहा है उसके विरोध में आप खड़े हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज ये समझ लूं कि ये जो कंसल्टेटिव कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की या कहीं, इसमें भी तो विपक्ष को जगह दी जाती है, भाई उनसे विमर्श हो सके। आज की तारीख में ये विपक्ष का ये स्थान करीब करीब गायब होता जा रहा है, विमर्श का अब जगह ही नहीं रह गई है। क्योंकि आप भी तो बहुत सी कमिटीज में पहले रहते थे कि भाई इसको कैसे किया जाए, सरकारी कमेटी होती थी, ये जानते हुए कि आप उसमें अपनी एक इंडिपेंडेंट राय रखेंगे। अब क्या आपको इस तरह से विमर्श रह गया है कि अब कम होता जा रहा है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है आनंद जी, कि हमें तो लगता है कि हमारी अपनी भी सरकार बनेगी और कुछ गलत करेगी तो हम लोग विरोध करेंगे ही। और इसमें कोई नया नहीं है, ये भी सोशलिस्टों की परंपरा है। केरल की सरकार ने जब गोली चलाई थी और 2 लोग वहां मरे तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी सरकार का इस्तीफा मांगा था, जिस बात पे पार्टी विभाजित हो गई थी। आज तो इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। आज तो देखिए किस तरह से अमित शाह अजय मिश्रा टेनी को अपने बगल में रख के खड़ा करके और जनसभा संबोधित करते हैं और दूरबीन लगा के कहते हैं कि उन्हें कोई अपराधी नहीं दिखाई पड़ रहा। तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई है कि अब जो है पार्टियां, ज़्यादातर पार्टियां इस तरह की हो गई हैं कि अगर अपने पार्टी के अंदर कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत बात हो रही है तो उसका विरोध तो नहीं ही करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करेंगी। बात कहीं बहुत बिगड़ जाएगी तो उसको निकाल दिया जाएगा, इस तरह की बात होती है। लेकिन आपकी ये बात भी सही है कि धीरे धीरे विपक्ष की भूमिका खत्म होती जा रही है। आप याद कीजिए कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो जयप्रकाश नारायण जी लगभग सेवानिवृत्ति की स्थिति से निकल के आए और उन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें सारे राजनीतिक लोग शामिल हुए। लेकिन उसके बाद का अगर बड़ा आंदोलन देखा जाए या और जो बड़े आंदोलन हुए जिसमें अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन, फिर सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन और अब किसान आंदोलन, तो इसमें राजनीतिक दल तो कहीं है नहीं। ये बात दूसरी है कि अरविंद केजरीवाल ने बाद में पार्टी बना ली, लेकिन शुरू में उसमें कोई दल शामिल नहीं थे। दलों के नेताओं को जरूर बुलाया जाता था मंच पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के, लेकिन राजनीतिक दल उस तरह से शामिल नहीं थे। और इसमें दोष राजनीतिक दलों का है क्योंकि दलों का अंदरूनी लोकतंत्र समाप्त हो गया है। तो इसलिए राजनीतिक दल के लोग अगर विपक्ष में भी हैं तो भी वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि सारा निर्णय उनका जो केंद्रीय हाईकमान है वो लेता है या बीजेपी के संदर्भ में वो आरएसएस लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि अगर आपको उस पार्टी से विधायक सांसद बनना है तो आप पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दया के भरोसे हैं, वो चाहेंगे तो आप रहेंगे। इसलिए वहां पे कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता है। और लगभग बाकी दलों का भी यही हाल है। प्रतीकात्मक रूप में वो जरूर सरकार का विरोध करते हैं, उसकी नीतियों का विरोध करते हैं,
लेकिन उस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह से करना चाहिए, उसको मुद्दा बनाना चाहिए। जैसे इस समय किसान आंदोलन की सिर्फ बात ले लें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी अधिकार बनना चाहिए, ये कोई दल नहीं कह रहा है, मतलब कांग्रेस भी नहीं कह रहा है, समाजवादी पार्टी भी नहीं कह रही है। वो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं लेकिन उनके मुख्य मुद्दे का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बेईमानी है कि आप कहने को विपक्ष में हैं लेकिन आप सरकार की नीतियों को आप ईमानदारी से चुनौती नहीं दे रहे हैं। कोई दल ये नहीं कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम खत्म होना चाहिए। वो समर्थन में जरूर कुछ लोग पहुंचे होंगे। अखिलेश यादव की बेटी चली गई तो अखिलेश यादव को सफाई देनी पड़ी कि वो तो सिर्फ घूमने गई थी, वो आंदोलन का समर्थन करने नहीं गई थी। तो ये तो हो गई है विपक्ष की हालत। अब उसमें हमारे जैसे लोगों की भूमिका बिल्कुल बढ़ी है और आपका कहना सही है। मुझे भी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में रहने का मौका मिला जब अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे, लेकिन उसमें भी ये हुआ कि जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसको कपिल सिब्बल साहब ने ड्राफ्ट किया था, जब वो लाया गया तो हमारे जो वहाँ वरिष्ठ साथी थे अरविंद सदगोपाल जी, उन्होंने कहा कि हम तो समान शिक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं, आप ये हमको लॉलीपॉप क्या दे रहे हैं कि 25% गरीब बच्चों को आप निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो एक जैसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने जब वहाँ विरोध किया अंदर, तो उसके बाद उसकी मीटिंगें होनी बंद हो गई और हम सब लोग इस्तीफा देके बाहर आ गए। तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो पार्टियां भी जो मतलब बीजेपी के अलावा हैं, वो भी जनपक्षी नीतियां नहीं बनाती हैं और उनका भी विरोध करना पड़ता है। और समितियों में आप एक हद तक ही रह सकते हैं। देखिए सोनिया गांधी की एक सलाहकार समिति बनी थी जिसमें अरुणा रॉय जी थी, जॉन ड्रेस थे, जिसकी वजह से सूचना के अधिकार का कानून बन गया, आपका राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बन गया। ये सब कानून उसी की बदौलत बने, लेकिन अंत में जॉन ड्रेस को भी इस्तीफा देके बाहर आना पड़ा। तो अभी बहुत सीमित गुंजाइश है कि आप कुछ कर पाए और अंत में हम लोगों के सामने सरकारों का विरोध करने के सिवाय और कोई रास्ता बचता नहीं है सड़क पे। क्योंकि सदन के अंदर जो लोग हैं वो ईमानदारी से अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। जी, मैं एक विजय नारायण साहब को इस चर्चा में लाना चाहूंगा। एक तो मुझे और सा लग रहा है आप सब 4 लोग दाढ़ी वाले हो गए हैं। मैं ही शायद या तो मैं बाजार से मंगा के कोई दाढ़ी वाड़ी लगा लूं, क्योंकि आप सब लोग दाढ़ी रखे हैं, जो शायद प्रतीक है विरोध का, विपक्ष का। विजय नारायण साहब का मैं एक थोड़ा परिचय इसलिए आपको दे दूं कि विजय नारायण साहब पेशे से आर्किटेक्ट हैं, रुड़की से पास आउट किए हैं, स्टूडेंट यूनियन में खूब पार्टिसिपेट किए। और आप सब लोग जो हैं, आप लोग कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो सो कॉल्ड हम लोगों की डेमोक्रेसी है उसको बचाने में आप लोगों की अहम भूमिका रही है, कोई मीडिया के रूप में, किसी के नेता के रूप में। विजय नारायण साहब अपने को स्टूडेंट कहते हैं। ये कहते हैं कि भाई ये एक ऐसी चीज है जो मैं, जरूरी नहीं कि इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं, लेकिन पिछले 40-50 वर्षों से इस देश की राजनीति को बहुत करीब से देख रहा हूं। उस डेमोक्रेसी ने मुझे वोट देने का हक दिया है, मेरी बात कहने का हक दिया है, उसका मैं यूज कर रहा हूं। इस दृष्टि से विजय नारायण साहब, आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एक बहुत बेसिक सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, जो मुझे भी मन में कभी कभी लगता है कि जो सत्ता पक्ष हमारे ऊपर रूल कर रहा है, जो इस समय 2019 के इलेक्शन में उनको करीब 37-38% वोट मिले थे, अब उनके विपक्ष में 62-63% वोट थे। तो ये जो इस समय लोकतंत्र में हम लोग जो बेसिक चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो हम लोग शायद इस 62% वोट की बात कर रहे हैं कि इनकी क्या बात होनी चाहिए। हाँ सर, कुरबान अली साहब कुछ कहेंगे? जी मैं आपकी एक बात पर आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं, और ये भी लोकतंत्र के अधिकार के तहत कि आपने सो कॉल्ड शब्द का इस्तेमाल किया। प्लीज सो कॉल्ड मत कहिए, ये लोकतंत्र जो है बड़ी मुश्किल से मिला है हमें। जी नहीं, आजकल क्योंकि दिक्कत क्या है कि आजकल लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव हो गया। और मैं भाई, अगर ये वो मेरी जो बेसिक कोशिश है, अगर आपने कहा तो अच्छी बात है, क्योंकि आज हम अगर बच्चों से पूछते हैं तो उनको लगता है नहीं इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो वहां से वहां जा रहे हैं। वो एक अलग बात है। आपने विजय नारायण जी का परिचय देते हुए कहा कि ये भी लोग सो कॉल्ड लोकतंत्र से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। मेरी उस शब्द से आपत्ति है बस। अच्छा ठीक है, ठीक है।
तो विजय नारायण साहब, इस पे जब आप करेंगे 62% लोगों की आप या हम या जो विपक्ष की बात कर रहे हैं, उस 62% लोगों की आवाज की बात कर रहे हैं, तो ये आपको क्या लगता है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका के बारे में बात है? नमस्कार एवी सिंह जी और बाकी सब एक्सपर्ट्स लोग। मैं सचमुच में एक स्टूडेंट हूँ। वजह यह है कि मेरे पिताजी सन 42 से 45 जेल में रहे, ब्रिटिश राज में। पुराने कांग्रेसी थे, जेपी के बहुत करीब थे, असिस्टेंट थे, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जेल में थे। लेकिन उन्होंने 47 के बाद पॉलिटिक्स छोड़ दी। उस समय के कुछ लोगों का कहना मानना ये था गांधी जी का कि जो मकसद था कांग्रेस का आजादी दिलाना वो पूरा हो गया है, अब हम ये हुआ नहीं। पिताजी पढ़े लिखे थे तो सरकारी नौकरी में, लेकिन उनका हम लोग रहे सब से। में एक जिज्ञासा राजनीति के प्रति रही है, वो आज भी है। पेशे से ट्रैवल किया है और जगह पे भी देखता हूँ कि डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे मैं चाइना में था, वहां मेरा डिस्कशन हो गया किसी चाइनीज से, और वो टेक्सास में रहता था। ऐसा मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ बिल्कुल आजादी नहीं है। और जो वहाँ लोकल लोग थे वो कहते हम यहाँ बहुत खुश हैं, हमें चाइना में तो वो खाना ही नहीं मिलता है। तो मैं देख रहा था कि डेमोक्रेसी की ही अलग अलग डेफिनेशन। हम ना तो अमेरिका जितने संपन्न है उस तरह की डेमोक्रेसी कर सकते, हम ना चीन जितना असहनशील है। हिंदुस्तान को कैसे हमें इस पे हमें देखना चाहिए, हमारे पास है या नहीं है, क्यों नहीं है। विजय भाई साहब, क्या असल में ये भीमताल में आप हैं, आपके कनेक्शन की थोड़ी समस्या आ रही है। अच्छा, ओके, तो मैं थोड़ा बाहर चला आता हूँ ताकि आप ठीक है, अब बेटर हुआ। तो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, सब लोगों को मालूम भी है। गांधी ने इमरजेंसी के समय या उससे पहले चीफ जस्टिस को सुपरसीड किया, तो वो एक फेज था, हम सबने देखा है। अब वो उसकी गति हो गई है। अब तो जो चुन लिया जाता है वो समझता है कि मैं राजा हूं। आप देखें, आप इसमें बीजेपी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते हैं। यही हाल कमोबेश हर स्टेट में है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अमरिंदर सिंह ही हो। कोई भी आप स्टेट लीडर भी देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या येदियुरप्पा हो, अपने या उद्धव ठाकरे हो, अपने लेवल पे वो सब डिक्टेटर हैं। हम सेंटर में मोदी जी को कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी को ठीक से नहीं लागू कर पा रहे हैं। यही हाल कमोबेश हर स्टेट का भी है। तो ये जो दिक्कत है या धुन है, ये हमारी डेमोक्रेसी में बहुत डीपली जा चुका है। और इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ बहुत गरीबी है और बहुत असमानता है। उसके पास पैसे कम है तो पेट्रोल कम है, टाइम कम है, हवलदार रोकता है उसको, 10 रुपए लोग छोड़ दो, मुझे जल्दी आना है। तो आप इसको क्या कहेंगे? यहाँ हमारे डेमोक्रेसी वो लागू नहीं हो सकती जो अमेरिका में है, वो रूल फॉलो नहीं हो सकता है। यहाँ तो रोज ही कुआं खोदना है और रोज ही पानी पीना है। तो हमारे देश की समस्याएं और हैं, हम उसका डायरेक्ट मुकाबला और जगह से नहीं कर सकते। ये कुरीतियां हमारे यहाँ इसलिए हैं कि बहुत ज्यादा असमानता है। आईएएस बने तो आप विलायत घूम रहे हैं, ना बन पाए तो आईएएस बन जाइए, तभी भी आप हाकिम कहलाते हैं, ना बन पाइए तो आप आईपीएस बन जाइए, तभी भी आप डंडा लेके घूमते हैं। तो ये हायरार्की है, हर जगह है। एमएलए हैं, उससे बड़े एमपी हैं, उससे बड़े मिनिस्टर हैं, उससे बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो हर जगह हमारा आका कल्चर है। ये कुछ हद तक जायज है जब तक आप बैंक में हायरार्की में काम नहीं करेंगे, तो आप ऐसे टीम काम नहीं कर सकते। कोई टीम लीडर होगा, कोई फॉलोअर होगा, ये सब ठीक है। लेकिन इतनी असमानता कि वो चपरासी कांप रहा है कि जी आइए सब के सामने से गुजर रहा है, ये ठीक नहीं है। आप विदेशों
तो देखिए जो संपन्न देश है, नॉर्वे है, स्वीडन, जो सबसे कम कमाने वाला होगा ऑफिस में, वो 4 गुना 6 गुना होगी, बहुत ज्यादा। अवसर तो 10-20-30% का ही फर्क होगा। हमारे यहाँ 40 गुने का फर्क है, 100 गुने का थोड़ा कनेक्शन की दिक्कत है। मैं संजय दीक्षित साहब को भी ले, इसलिए मैं जनता को भी बहुत अपनी बात खत्म कर दूं। मेरा विचार यह है कि जो इलेक्शन की कुरीतियां हैं उसको हमें बहुत स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए। जैसे पीएम जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद में इलेक्शन हो रहा है, वहां जाना कैंपेन करें। पीएम शुड ओनली बी अलाउड टू कैंपेन इन नेशनल इलेक्शन। State government should only be allowed to campaign in state elections. MLA should not be allowed to campaign outside his constituency. MP should not be allowed to campaign. ये जब कुछ रेगुलेशन, जैसे आप जीएसटी की काउंसिल है, आप इलेक्शन की काउंसिल बनाएंगे, उनको वाकई रेगुलेट करें तो शायद कुछ उम्मीद बने। जी, मैं संजय जी आपके पास आ जा रहा हूं। जो एक तो विजय नारायण जी ने बेसिक प्रश्न उठाए हैं कि जो हमारे देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग हैं उनको अपने कुछ विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए, अब म्युनिसिपल इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। मैं उसकी बात से ज्यादा, आप तो नरेगा की नेशनल काउंसिल में रहे हैं, आप लोगों ने नरेगा को कैसे ड्राफ्ट किया, बनाया, तो क्या उस समय आप विपक्ष से भी बात करते थे, आप विरोधियों से भी बात करते थे? क्योंकि अभी मैं संजय दीक्षित साहब के लिए बता दूं, अभी तो ये संविदा कर्मियों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसकी वो लड़ाई उत्तर प्रदेश से शुरू होकर ये बाकी प्रदेशों में भी कुछ ना कुछ उन संविदा कर्मियों के लिए जिनके लिए कोई बहुत बोलने वाला नहीं, उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन नरेगा में जब आपने इंप्लीमेंट कराया तो क्या आप विपक्ष की भी बात सुने थे उस समय? आनंद जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। हमारी काउंसिल में अरुणा रॉय जी, निखिल डे, जॉन रेस, तीनों थे, एंड दे ऑल आर ऑफ नेशनल रेप्यूट। तीनों काउंसिल में विरोध का स्वर जब करते थे तो मैं आपको बता दूं, सुबह से लेकर शाम तक काउंसिल में बहस होती थी और अंतोगत्वा अरुणा राय या निखिल डे या जॉन रेस जो आपत्ति करते थे उसका निस्तारण करते थे हम लोग। डॉक्टर सीपी जोशी हमारे अध्यक्ष थे काउंसिल के, और हम जानते थे और बहुत से कांग्रेस माइंडेड मेंबर्स भी थे, बट स्टिल वी यूज्ड टू लिसन एंड इफ पॉसिबल करेक्ट आवर पॉलिसीज। लेकिन मैं आपका जो मूल विषय है आज, अभी कुरबान अली साहब ने बहुत अच्छा बताया इतिहास। आजादी के बाद विपक्ष नहीं था और समाजवादी विचारक जब अलग हुए कांग्रेस से तब विपक्ष का जन्म हुआ। मैं जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, उसके बाद एक आंदोलन को हम लोग भूल जाते हैं जो बहुत सशक्त आंदोलन और आजाद भारत का भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन था, जन मोर्चा, जिसके नायक विश्वनाथ प्रताप सिंह। और फिर समाजवादियों के साथ मिलकर उन्होंने आगे की सरकार बदलने के बाद काम किया। ये सत्य है कि दोनों आंदोलन सत्ता तो परिवर्तन कर पाए लेकिन व्यवस्था परिवर्तन में विफल रहे। तीसरा आंदोलन था अन्ना आंदोलन। अब मैं आपको विपक्ष की लोकतंत्र की भूमिका पर एक ऐसी बात है जो पिछले एक साल में खुलासा हुआ। 2012 से 2014 इस देश में बहुत मजबूत विपक्ष था। उसने बहुत से मुद्दे बहुत मजबूती से उठाए और मैं उस समय सत्ता दल में था और सत्ता दल में मैं केंद्रीय स्तर पे भी मेरा हस्तक्षेप था। आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सत्ताधारी दल दंभ से परिपूर्ण था और विपक्ष ने इस देश के साथ एक षड्यंत्र किया। वो सब सामने आ रहा है, चाहे सीएजी हो, चाहे 2G हो, चाहे 3G हो, चाहे छद्म धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा हो। विपक्ष, एक सशक्त विपक्ष ने, जो एक लोकतंत्र में उसका दायित्व होता है, उस दायित्व से बिल्कुल सिफर ऐसे मुद्दों को देश के सामने रखा जो आज धीमे धीमे साबित हो रहे हैं कि वो मुद्दे झूठे थे। मैं इसमें बहुत बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी दोषी मानूंगा जो मैग्सेसे अवार्ड विनर्स थे,
जो बहुत बड़े आंदोलन कर रहे थे, इस देश के नौजवानों के मन में पहली बार ये आशा की किरण 70-65 साल बाद आई थी कि हम सचमुच लोकपाल की बात, हम ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे। अभी संदीप पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही, इंटरनल डेमोक्रेसी। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन क्यों हमारा विपक्ष कारगर नहीं हो पा रहा है। लेकिन विपक्ष की सबसे दूषित, सबसे खतरनाक, सबसे देश और देश की जनता के साथ छलावा हुआ 2012 से 2014 के बीच, और तो उसके मुख्य नायक थे भाई शीला दीक्षित जी, अब इस संसार में नहीं है। समस्त न्यायपालिका ने उनको दोष मुक्त किया। सीएजी आज स्वयं माफी मांग रहा है। कोल स्कैम, मतलब रॉबर्ट वाड्रा के लिए कहा जाता था कि उनके खिलाफ इतने कागज हैं कि राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक एक लाइन लग जाएगी। एक ऐसा विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बनाया, और विपक्ष में विश्वनाथ प्रताप सिंह भी आए थे, विद्रोह करके आए थे, जयप्रकाश नारायण से लेके शेखर से, कितने समाजवादियों ने विपक्ष की भूमिका अदा की। लेकिन जो विपक्ष की भूमिका, ये एक खतरनाक पहलू है। मैं आप सब विशेषज्ञ विद्वान लोग, विपक्ष की मॉरल ड्यूटी उतनी ही है जितनी सत्ता पक्ष। आपने एक बात कही, कभी भी विपक्ष 50% से कम नहीं रहा इस देश में। सत्ता पक्ष माइनॉरिटी रहा अगर इन टोटो देखें, लेकिन विपक्ष में इच्छा शक्ति की कमी है, या वी कैन से दे हैव आल्सो स्केलेटन्स इन देयर कबर्ड। जी जी कुर्बान अली साहब, मैं आपसे जी खत्म करिए संजय साहब, खत्म करिए। मैं विपक्ष से असंतुष्ट जी। इस देश उत्तर प्रदेश की मैं एक बात बस कहूँ, उदाहरण उत्तर प्रदेश का दे रहा हूँ। बिल्कुल, दो दशकों से समाजवादी पार्टी का मजबूत विपक्ष बहुजन समाज पार्टी, जब वो सरकार में आती है तो इस प्रदेश की जनता कहती है तो कुछ ज्यादा बुरा हो। तो विपक्ष, मजबूत विपक्ष भी बहुत खतरनाक इस प्रदेशों में और देश में रोल प्ले कर रहा है। इट इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री। और अहंकारी सत्ता की शुरुआत 2000 यूपीए 1 और 2, और अब जो सरकार चल रही है वो मुझे लगता है लोकतंत्र के कॉफन में अंतिम कील का प्रयास। देखिए, देखना होगा क्या करते जी। कुर्बान अली साहब, एक हमारे दर्शक हैं पुरु, उनका मैं स्टेटमेंट, फिर मेरा प्रश्न है। उन्होंने कहा, लॉन्ग बैक अ फ्रेंड ऑफ माइंड कैजुअली मेंशन मी दैट इन ऑर्डर टू ग्रो वन शुड हैव स्ट्रॉन्ग एनिमीज। एनिमीज का मतलब मेरे ख्याल में वो विपक्ष की बात कर रहे हैं। आर एनिमीज चैलेंजेस अस टू थिंक, दे चैलेंज अस टू ग्रो। मेरा मूल प्रश्न यह है कि अभी एक नई बात चलने लगी है कि विपक्ष का किसी पार्टी का नाम आप समझ सकते हैं कि हम इसको मिटा देंगे। भाजपा का आया है और अमित शाह साहब कि हम भारत से कांग्रेस का नामो निशान मिटा के रहेंगे, और लोग इसको कई जगह कोट भी करते हैं। देखिए, विचारधारा अलग अलग हो सकती हैं, बात मेरी और आपकी एक मत नहीं हो सकता हूं। गांधी की हत्या के बाद जितनी मेरी याद है और जितना मैंने, आप उसको सही करेंगे, कहीं पे भी मैंने ये नहीं पढ़ा कि हम आरएसएस और जनसंघ को मिटा देंगे। बैन लगा, एक समय के बाद तो उन्होंने कुछ जो भी अपने कागज दिए कि अब हम ठीक से काम करेंगे, क्या काम करेंगे, जो उस समय की सरकार को लगा कि इनकी जो भी इन्होंने हलफनामा दिया है वो ठीक उस पर काम करेंगे, सरकार ने बैन हटा दिया। लेकिन जो एक नया शुरू हो गया है कि विपक्ष को हम इसका मिटा देंगे, इस पे जरा समझना चाहेंगे आपसे कुर्बान अली साहब। आनंद भाई, देखिए, असल में जो लोकतंत्र की आदर्श स्थिति होनी चाहिए किसी भी देश में, वो भारत में नहीं है। हम उससे काफ़ी दूर हैं, काफ़ी पीछे हैं। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि तीसरी दुनिया के देशों में हम अकेले वाहिद ऐसे देश हैं कि जहां
1947 में जो लोकतंत्र का बीज बोया गया था, जो पौधा रोपा गया था, वो एक बड़े वटवृक्ष के रूप में आज हमारे सामने है और पूरी दुनिया उसकी दाद देती है, उसकी मिसाल देती है। मैं जब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं गया था और वहाँ का फौजी शासन मैंने नहीं देखा था, तब तक मुझे भी ये लगता था कि ये लोकतंत्र तो फार्स है। क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है वो गैर कांग्रेसवाद की घुट्टी के साथ में हम लोगों ने जन्म लिया, तो लगता था कि हर बीमारी की जड़ कांग्रेस है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी और खास करके जवाहरलाल नेहरू की इस बारे में दाद दी जानी चाहिए कि उन्होंने किसी भी विचारधारा को खत्म नहीं किया और कोई ऐसा काम नहीं किया। उनकी संसद में जनसंघ के भी सदस्य होते थे, हिंदू महासभा के भी होते थे, मुस्लिम लीग के भी होते थे, कम्युनिस्ट भी होते थे, वामपंथी भी होते थे और उनकी जमकर आलोचना करते थे और वो सिर झुकाकर उस आलोचना को सुनते थे और कहते थे कि यही लोकतंत्र है और इसका होना बड़ा जरूरी है। लेकिन जब मामला ये आ जाए, अभी बात संजय जी ने की कि साहब झूठ के आधार पर, अभी उन्होंने 2G और 3G का और कांग्रेस का जो यूपीए शासन था उसका जिक्र किया, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि वो जनमोर्चा के हिस्सा रहे। क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो 54 करोड़ की दलाली की बात कही थी वो सही थी? वो साबित कर पाए कि राजीव गांधी ने 64 करोड़ की दलाली खाई थी? आज तक साबित नहीं हुआ और इस बात का एहसास वीपी सिंह को हो गया था और उन्होंने जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात की और कोशिश की तो उस वक्त में कहा कि हाँ, मुझसे गलती हुई, मेरे कारण सांप्रदायिक शक्तियां मजबूत हुई। और ये सही है कि वीपी सिंह की जो सरकार बनी थी उसका एक पाया समाजवादी थे या वामपंथी थे और दूसरा पाया भारतीय जनता पार्टी थी और उनके समर्थन पर वो सरकार बनी हुई थी। मैं यही कह रहा हूं कि आप जब व्यक्तिगत राजनीति करने लगे, अरे वीपी सिंह का क्या झगड़ा था राजीव गांधी से? साहब वित्त मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, लेकिन जब उनको लगा कि साहब कहीं ना कहीं उनको चोट की जा रही है व्यक्तिगत तौर पर, कोई आदर्श राजनीति या सिद्धांत की बात नहीं थी। और भ्रष्टाचार भी वीपी सिंह देख रहे थे कि 1980 से और 88 तक कितना हुआ इस देश में और उसके लिए कौन पार्टी जिम्मेदार थी और कहीं ना कहीं वो भी उसके लिए जिम्मेदार थे। लेकिन उन्हें वन फाइन मॉर्निंग ये लगा कि नहीं, तो सारे वो डिसग्रंटेड एलिमेंट जो कांग्रेस पार्टी के थे, जो राजीव गांधी से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नाराज थे, चाहे वो अरुण नेहरू हो, वीसी शुक्ला हो, रामधन हो, मुफ्ती सईद हो, आरिफ मोहम्मद खां हो, वो सारे लोग इकट्ठा हो गए जिनका कोई आइडियोलॉजिकल कोई एकता का वो था ही नहीं बिंदु, और उसकी कीमत इस देश को चुकानी पड़ी। और उसके बाद ये बिल्कुल सही है कि मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के बारे में जो कहा गया कि साहब इतना भ्रष्टाचार कर दिया है और खुद उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि मेरी कुछ गठबंधन की मजबूरियां हैं, इसके चलते मैं चला रहा हूं। सवाल ये है कि जो मुद्दों की बात होती है उसको दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। आज राजनीति हो गई है कि एमपी एमएलए मंत्री बनने के लिए मुझे किसी का भी समर्थन लेने में और किसी को भी समर्थन देने में गुरेज नहीं है। उसकी मिसाल महाराष्ट्र है कि जहां शिवसेना और कांग्रेस कोई कल्पना से भी बाहर चीज थी कि मिलकर के सरकार बनाएंगे, गठबंधन चलाएंगे, लेकिन दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। असली बात आनंद वर्धन जी ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन की जो विरासत है, जिसके तहत हमें भारतीय संविधान मिला और उसका जो प्रियम्बल है वही तय करता है कि ये देश कैसे चलेगा। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और बराबरी की बात, भाईचारे की बात वो उसमें कह दी गई। जो उसमें यकीन नहीं करता दिल से, वो सही मायने में हिंदुस्तान के आइडिया ऑफ इंडिया में यकीन नहीं करता, हिंदुस्तान के संविधान में यकीन नहीं करता और वो इन सबका विरोधी है। अब सवाल ये है कि जब आपने ये सिलसिला शुरू कर दिया कि विमान अपहरणकर्ता जो है वो विधायक और सांसद बने, या उस जमाने में संजय गांधी की जो पूरी फौज आई थी वो सब, उसमें कितने क्रिमिनल थे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा जो फिर जनता पार्टी और जनता दल की सरकारों में भी जिस तरह के लोग आए, वो भी कोई दूध के धुले हुए लोग नहीं थे। तो आपका आवाज जब ऐसा है तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आगे को जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक आपको बेहतर चीज नहीं मिलेगी। लेकिन ये कहने के साथ साथ मैं इस बात को फिर दोहराऊंगा
कि जो भारत में लोकतंत्र है, जिसकी वजह से आज एक चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, या वो गरीब का वो व्यक्ति कि जिसके घर में कभी चारपाई नहीं रही, वो मुख्यमंत्री बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। सवाल ये है कि इसको बचा के कैसे रखा जाए और इसमें सफाई कैसे की जाए। उसके लिए जो वो सिविल सोसाइटी जो कभी अन्ना हजारे के पीछे चल देती है, अब अन्ना हजारे क्या थे ये भी माफ कीजिएगा, कोई ढकी छुपी चीज नहीं है कि वो बीजेपी की ही बी टीम थे। और अब अरविंद केजरीवाल ने तो खुल करके आ गया है पहलवान कि आइए दो दो हाथ हो जाए नरेंद्र मोदी साहब, पूरे मंत्रिमंडल को लेकर के पूजा करता है वो, और ये कहता है कि मुझसे बड़ा हिंदू कौन है। तो अब कंपटीशन ये होने लगा है। तो इसमें हमारी परंपराएं कहाँ चली गई, हमारा संविधान कहाँ चला गया। हमारा संविधान तो इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई सरकार जो है वो सामूहिक रूप से किसी मंदिर में पूजा करे। मैं पूजा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के हिंदू होने के भी खिलाफ नहीं, लेकिन माफ कीजिएगा ये तरीका नहीं है जो हो रहा है। आप नरेंद्र मोदी को आलोचना करते हैं कि वो आरती उतारते हैं, जूते पहन के उतारते हैं, या चश्मा लगा के करते हैं, या कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, लेकिन आप तो उनका विरोध करने के लिए आए हैं। आपने तो ये वायदा किया था लोगों से कि हम दूसरी तरह की बात करेंगे, हम बिल्कुल ये लोग जो जिस तरह से देश को तोड़ने और खराब करने की बात कर रहे हैं वैसा काम हम नहीं करेंगे। तो आप भी वही काम करने लगे। और आज माफ कीजिएगा, किसी भी दल में जिनमें वामपंथी दल भी शामिल हैं, उस नैरेटिव को जो संघ परिवार ने 2014 में शुरू किया था उसके खिलाफ तो जाने दीजिए, उस पर जरा सी उंगली उठाने की भी हैसियत नहीं है। हमने देखा अयोध्या का जजमेंट आया, पूरे देश ने ऐसा सांप सूंघ गया कि जैसे कुछ था ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई साहब। अब कौन बोलेगा? इसका मतलब ये है कि जो राजनीति उसको लेकर के हुई उसको भी जस्टिफाई कर दिया गया। कश्मीर से धारा 370 हटाने के नाम पे एक मच्छर मक्खी तक नहीं मरा इस देश में, किसी ने विरोध नहीं जताया। अरे भाई, कश्मीर के भारत में जोड़ने की ये शर्त थी, और इसको खत्म करके आप कश्मीर को रखना चाहोगे, ज्योग्राफी को रखना चाहोगे। लोगों में आपकी दिलचस्पी नहीं है, लोगों को आप कैद करके रख रहे हो, उन्हें इंटरनेट तक नहीं दे रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि नहीं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कैसे हो जाएगा अभिन्न अंग? अभिन्न अंग था ही नहीं। 15 अगस्त 1947 को कृत्रिम रूप से जुड़ा था, एक असेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के जरिए से, राजा हरि सिंह के दस्तखत से। और उसमें आपने वायदा किया था कि उसकी पृथक विधानसभा होगी, पृथक संविधान सभा होगी, उसका अलग एक नॉमेनक्लेचर होगा, वहां प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा, गवर्नर नहीं होगा, सदर रियासत होगा। ये सारे वायदे करके कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने भारत में मिलाया था। आज कोई कह सकता है इन बातों को? तो इसका मतलब ये, अभी और ज्यादा पीछे मत जाइए, सिक्किम तो अभी 30-40 साल पहले ही मिला है भारत में। वहां आप अपना इनकम टैक्स कानून नहीं लागू कर सकते, क्योंकि आपने वायदा किया था सिक्किम के लोगों से कि हाँ ये हमारा इनकम टैक्स यहाँ लागू नहीं होगा। तब सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। तो ये जो चीजें हैं, इनको पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप क्या कर रहे हो? त्रिपुरा में आज क्या हो रहा है? नंगा नाच हो रहा है। जो जिन लोगों ने हिंसा फैलाई वो उनके खिलाफ 8 मुकदमे, और जिन लोगों ने उसकी तहकीकात की, उसका विरोध किया, उन पे 102 मामले यूएपीए के तहत आपने दर्ज किए। इसे आप लोकतंत्र कहोगे? लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि पूरी तरह से इसको खारिज नहीं कर देना चाहिए। आज भी देश में बड़ी तादाद है जो दिल से लोकतंत्र में यकीन रखती है, जो मानव अधिकारों की बात करती है, जो नागरिक स्वतंत्रता की बात करती है, और अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। सवाल ये है कि जो ऐसे लोग जो बहरूपिये बन करके आपको ठगने के लिए आते हैं, सरकार बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि ये तो जुमले थे, ये तो ये था वो था, हमारा काम तो बस सरकार पे कब्जा करना था। तो उन लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है, और ये बताने की जरूरत है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन के एक नहीं रह सकता। ये जो अफीम पिलाई जा रही है, जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया गया और अभी उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी किया जाने वाला है, इसके चलते हुए लोकतंत्र मजबूत नहीं होते। लोकतंत्र तब मजबूत होते हैं जब विरोध की आवाज वहां बुलंद होती है। आज भी जहां से हमने ये इंपोर्ट की है प्रणाली लोकतंत्र की, ब्रिटेन और अमेरिका, उसमें अमेरिका में उतना नहीं, लेकिन ब्रिटेन में तो आज भी हाइड पार्क में खड़े होकर के कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ जो चाहे वो बात कह सकता है, और उसे इस बात की गारंटी है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये बात आज भारत के बारे में आप नहीं कह सकते।
मैं आगे बढ़ूं, मैं एक छोटी सी टिप्पणी त्रिपुरा पे कर दूं, क्योंकि मैं भी उसको बहुत क्लोजली कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हूं या वो हूं। श्याम मीरा सिंह को आप इसलिए उसके ऊपर यूएपीए लगाने की पेशकश करते हैं कि उन्होंने सिर्फ ये लिखा था त्रिपुरा इज बर्निंग, और उन्होंने ये लिखा था कि 102 जो प्रपोज एफआईआर आप कर रहे हैं उसमें से 100 केवल मुसलमानों के अगेंस्ट है। वो जो 2 लड़कियां जिनको अभी आपने पकड़ के जेल में डाला है और अब जिनकी जमानत हुई है, 20 साल की और 24 साल की लड़कियां हैं। और क्योंकि मैं उस जिस न्यूज चैनल की हैं डब्ल्यू न्यूज को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो उस असाइनमेंट पे गई थी। वो कहती हैं कि उनके पास वो जो भी जला हुआ धर्म ग्रंथ है उसकी फोटोग्राफ ओरिजिनल है। लेकिन वो जो भी हो, आप एक 20 साल और 24 साल की लड़की जो वहां जाके एक जर्नलिज्म करने की कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल साफ है कि आप चाहते नहीं हैं कि लोग ये प्रश्न पूछें, आप डराना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि मैं उस न्यूज चैनल की बात कर रहा हूं कि बाकी न्यूज चैनल में जो लड़कियां काम करती हैं, हमारे तमाम लड़कियां आज मीडिया में हैं, उनके घर पे ये संदेश चला जाए कि ज्यादा रिपोर्टिंग और इस तरह से सरकार के विरोध में कुछ करोगे तो हम इस तरह का काम करेंगे। खैर, मैं मूल बात पे डॉक्टर संदीप पांडे आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। ये एक पद होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो क्या इसका कोई रोल भी है कि ये एक ऐसी दे दिया गया है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक पद है और उसकी कुछ अहमियत है और उसका कुछ रोल है कि संवैधानिक या कुछ पदों पे लोगों की जब नियुक्ति होगी तो इसका क्या रोल है? इसकी कोई अहमियत है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की? नहीं, बिल्कुल इसमें इनकी एक बड़ी भूमिका है। एक तो ये है कि जो एक बड़ी बात चल रही है कि भाई विपक्ष की एक भूमिका है कि वो सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाए। दूसरा ये कि बहुत सारी कमेटियां होती हैं जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन मेंबर होते हैं। तो हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या जो दूसरी संस्थाएं हैं, कई बार जो उसमें नियुक्तियां होती हैं उसमें जो सरकारी कमेटी होती है उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहता है और या रहती है, और उसकी एक भूमिका होती है कि जो भी चयन हो संस्थानों के प्रमुख या सदस्यों के, उसमें सही किस्म के लोग जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि कई बार जो सत्ता में दल होते हैं वो या तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को उतना महत्व देते नहीं हैं, उनके बिना निर्णय ले लेते हैं, या फिर कुछ इस तरह के समझौते हो जाते हैं कि भाई कुछ आप अपने लोग रख लीजिए, कुछ हमारे लोग रख लीजिए। तो ये जो इस तरह की राजनीति हो गई है लेन देन वाली, ये भी इस देश के लिए जो है बहुत इस देश को नुकसान पहुंचा रही है, जिसमें अंदर ही अंदर कई बार जो है दलों के बीच में कुछ समझौते हो जाते हैं। तो इस अर्थ में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कई बार अपनी भूमिका ईमानदारी से नहीं निभाते हैं। नहीं तो उनकी भूमिका तो बहुत बड़ी है लोकतंत्र में। जी, मैं विजय नारायण भाई साहब, आप अगर हैं तो मैं आपसे एक चीज जरा समझ लूं। देश में मतलब अब आप हर एक स्टेट में देखिए तो स्टेट में बहुत स्ट्रांग लोग स्टेट पार्टीज हो गई हैं जी। अच्छा, इलेक्शन जो हो गया है वो बहुत कोशिश होती है बाइपोलर करने की, मतलब बहुत पोलराइज्ड इलेक्शन हो रहे हैं। यस, एज अ स्टूडेंट, मतलब हम लोग तो हम ये मानते हैं कि हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। एज आपको क्या लगता है, मल्टी पार्टी सिस्टम ही बेहतर है लोकतंत्र के लिए, या ये जो बाइपोलर इलेक्शन होते हैं जहां 2 पार्टी के बीच, नेशनल 2 पार्टी, आपको क्या लगता है बेहतर क्या होगा देश के? मेरा मत ये है, एज ए स्टूडेंट मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ प्रथा है कि हम प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं और सोल्यूशन की तरफ डिस्कशन बहुत कम रह जाता है। मेरा एक छोटा सा सजेशन है, जो आज विपक्ष में हैं, जो आज पक्ष में हैं या सरकार में हैं, जब वो कल विपक्ष में थे तो वो क्या बोलते थे, उनको अपने भाषण देने के बजाय नरेंद्र मोदी जी के पुराने भाषण, रविशंकर प्रसाद के, स्मृति ईरानी के, अरुण जेटली के, सुषमा स्वराज के, वो भाषण वो सुनाए पब्लिक को तो वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। ओशो जी की एक बड़ी मशहूर लाइन है कि इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू बी ऑर्डिनरी, इट इज ऑर्डिनरी टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आजकल तो सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहे हैं, ऑर्डिनरी आदमी, आम आदमी ढूंढना ही मुश्किल है। हम जैसे लोग तो बिल्कुल एक किनारे पे हो गए हैं।
जिनका बड़ा दखल है सोसाइटी में, बहुत कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं कर सकते। तो इसलिए छोटे छोटे सजेशंस वो जो कारगर हों, जैसे मैंने कहा कि आप डिफाइन कीजिए कि एक आदमी कहाँ कैंपेन कर सकता है। एक एमएलए दूसरे राज्य में, योगी आदित्यनाथ बंगाल में जा रहे हैं, तमिलनाडु में, क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं, वो वहां इलेक्शन लड़ रहे थे क्या? इस तरह की बहुत छोटी छोटी कुरीतियां अगर जुडिशरी चाहे, जैसा आप कुछ लग रहा है कि उम्मीद बनी है, तो इस तरह की कुरीतियां, अब पेंशन है जैसे, ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं अपनी पेंशन। आपने जीएसटी काउंसिल बनाया है, आप इसकी भी काउंसिल बनाइए, उसमें इंडिपेंडेंट लोग भी हों, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हों, भाई एमपी एमएलए को क्या मिलना चाहिए रिटायरमेंट के बाद या उनके टेन्योर के बाद, जैसे एक अफसर को मिलता है, किसी और एम्प्लॉय को मिलता है, उनको भी क्या मिलना चाहिए जो न्याय संगत हो। लेकिन खुद ही अपने ही मियां मुखिया बनना, ये तरीका गलत है। जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपने खास अपने देश के, अपने समाज के, सोसाइटी की डेमोक्रेसी के बारे में, कि हम क्रिटिसाइज तो करते हैं और गलतियां भी निकालते हैं, हम कोई सोल्यूशन ऑफर नहीं करते। तो जरूरत यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी और हर नागरिक भी अपने सजेशन भेजे और करे, ताकि शायद उनमें से कुछ नतीजा निकल पाए, इस उम्मीद के साथ। जी संजय दीक्षित साहब, आप, एक प्रश्न है जो आपके लिए बहुत, जिसको बोलते हैं ना, मौजू प्रश्न है। अब क्या हो गया है कि विरोध अगर आप कर रहे हैं तो आप राष्ट्रद्रोही की कैटेगरी में हैं। तो आपने तो एक पार्टी में आप थे, आप नेशनल पार्टी में थे और आपने विरोध नहीं किया था, आपने आपके हिसाब से एक कोई ऐसा निर्णय हुआ था पार्टी में जिसमें आपके हिसाब से वो ठीक नहीं था, आपने अपना विरोध दर्ज किया था। तो आपको तो पार्टी से अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई, 6 साल के लिए आपको बर्खास्त किया गया। लेकिन अभी तो लग रहा है कि आप बहुत सस्ते में छूट गए, आपको तो राष्ट्रद्रोही नहीं कहा गया, आपको ये नहीं कहा गया। ये जो नया चला है, ये एक नया कि अगर आप मेरे विरोधी हैं तो आप राष्ट्रद्रोही हैं, इस पे भी जरा समझना चाहूंगा, क्योंकि जो विपक्ष का रोल है वो क्या राष्ट्रद्रोही हो जाएगा अगर मैं आपके मन की बात ना करूं? नहीं आनंद जी, आप पॉइंट ऑफ डिसेंट, एतराज, विरोध, हमारे इतिहास में बताया गया है कि जो जागरूक और जिंदा व्यक्ति होगा वो गलत का विरोध करे। और जहां तक राष्ट्रद्रोही शब्द है, कि आपने एक बात कही कि अगर हम अपना इतिहास पढ़ें तो गांधी से लेके आजादी के जितने भी नायक थे, और बहुत सा वर्ग था जो उस आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ था, लिखा पढ़ी में। उस समय कोई विद्रोह नहीं की बात हुई। आज जब किसी राजनीतिक, विशेषकर लोग, आज मैं आपको, मैं 1 हफ्ता जेल में गया और मैं एक आंदोलनकारी कर्मचारियों के बीच में गया था, मुझको बुलाया गया था, और मैंने जीवन में कभी कोई मुकदमा, धारा, पुलिस, ऐसी स्थिति ही नहीं बनी। कानून की अवहेलना करना हमारी फितरत में नहीं है। सत्याग्रह हमारा सबसे पवित्र आंदोलन है। मुझको जेल में कर दिया कि आप कानून व्यवस्था, आप शांति भंग, आपसे आशंका है। और उसके बाद दूसरे दिन जज साहब जो एसीपी थे वो कह रहे कि आप निजी मुचलका भर दीजिए। तो सुबह से शाम तक मैं मना करता रहा, फिर शाम को अंतोगत्वा मुझको जेल भेजना पड़ा। आज साधारण नागरिक पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और राजनीतिक विरोध को देशद्रोह बनाना एक 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 सिस्टम बन गया है। इससे बड़ा दुखदाई विषय नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर विपक्ष या सामाजिक कार्यकर्ता लुप्त हो रहे हैं, उसमें इसका भी बहुत बड़ा रोल है। दमन और दमनकारी जब चीजें उत्तर प्रदेश में तो चरम पे हैं। यू कैन नॉट रेज योर वॉइस अगेंस्ट इश्यूज इन विच यू हैव प्राइमा फेसी एविडेंसेस। मीडिया तो आपको नहीं बोलेगा। पुलिस अधिकारी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में। तो स्थिति विषम है, और विपक्ष ट्विटर और फेसबुक पे रहा है जमीन पे दिखने का। घोषणाएं हैं, वादे हैं, और देशद्रोही, मतलब 200-150 किलोमीटर दूर जिले में राजनीतिक कार्यक्रम कल प्रतिबंध कर दिया सरकार ने, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं बनारस।
हम वाकई उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक वैल्यूज की तिलांजलि दे दी गई है। आगे 4 महीने में क्या हो, धार्मिक आधार पे हो, जातीय आधार पे हो, क्योंकि विकास के मुद्दे, वो तो किसान आंदोलन एक ऐसा महान आंदोलन हुआ आजाद पिछले 1 साल से, और शायद किसान या मजदूर ही अब अगर जागृत होगा तब इन सरकारों को चुनौती दे पाएगा, क्योंकि जिस तरह राष्ट्रद्रोह और दमनकारी पुलिस के माध्यम से कार्रवाइयां चल रही हैं, अधिकांश विपक्ष के लोग सामने आने में कतरा रहे। जी कुर्बान साहब, मैं एक और ऐसा प्रश्न है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है आज की तारीख में। क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व बढ़ रहा है और जो अपने अपने क्षेत्र में है सब होल्ड कर रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, और उधर केंद्र जो है वो उनको उनकी जो भी स्वायत्ता है या उनका जो भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको कर्व करना चाह रहा है। और ये टकराहट हाल के दिनों में खूब देखी गई। सेंट्रल फोर्सेस आप भेज रहे हैं, मैंने कल एक लिस्ट में देख रहा था 2005 से 2019 के बीच में ईडी ने 1900 करीब केसेस दर्ज किए, 9 में कन्विक्शन हुआ है, बाकी ऐसे ही हैं। और सारा विपक्ष का आप नाम ले लीजिए, किसी भी लीडर का, सबके ऊपर ईडी की रेड हुई। ये एक कहीं ना कहीं विपक्ष को आप उसका स्थान नहीं दे रहे हैं। आप विपक्ष, ये टकराहट भी केंद्र और स्टेट की जो हो रही है, ये भी एक खराब आपको संकेत नहीं लग रहा है फेडरल स्ट्रक्चर? जी, आपके इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले, जब आप संदीप पांडे साहब से विपक्ष के नेता के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में एक बहुत संक्षेप मैं अपनी बात एक रखना चाहता हूं कि देखिए, आजादी के बाद 52, 57 और 62 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। 350 के आसपास सीटें उनको मिलती रहीं और वो सरकार बनाते रहे, केंद्र में भी और इसी तरह से राज्यों में। 1963 में 3 उपचुनाव हुए, 4 हुए थे। दीनदयाल उपाध्याय हार गए, लेकिन जेबी कृपलानी अमरोहा से, राम मनोहर लोहिया फर्रुखाबाद से, मीनू मसानी राजकोट से जीते। और जीतने के बाद 62 में भारत चीन युद्ध हो चुका था। इन लोगों ने पहली बार सदन में अविश्वास का प्रस्ताव रखा। जेबी कृपलानी का वो प्रस्ताव था अविश्वास का, और सबको मालूम था, अच्छा उस वक्त में नेता विपक्ष नहीं होता था क्योंकि विपक्ष की इतनी संख्या ही नहीं थी, आज भी नहीं है नेता विपक्ष हमारी लोकसभा में। तो लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उसे एक्सेप्ट किया स्पीकर के जरिए से कि भाई चर्चा होनी चाहिए। और इन लोगों का भी ये कहना था कि हमें मालूम है कि नेहरू और कांग्रेस पार्टी के साथ प्रचंड बहुमत है, उनकी सरकार हमारे इस अविश्वास प्रस्ताव से गिरने वाली नहीं है, लेकिन हम देश के सामने जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो लोगों के सामने अवाम में लाना चाहते हैं। नतीजा ये हुआ कि 3 आने बनाम 15 आने की बहर, और कई दिन तक मीडिया में चर्चा हुई और लोगों को लगा कि नहीं भाई, ये संसद जो है मौन नहीं है, यहाँ उसकी आवाज भी सुनी जा रही है। एक तो बात हो। अब इसकी बात कि जब सीबीआई, ईडी और यूएपीए इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए किया जाने लगेगा तो लोकतंत्र सरवाइव नहीं करेगा। लोकतंत्र की जो ब्यूटी यही है कि आप विपक्षी की आवाज सुने। जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ ये परंपरा सन 71 तक थी कि विपक्ष बहुत कम सांसद थे, लेकिन उनकी आवाज को कभी दबाया नहीं जाता था। इसीलिए हिरेन मुखर्जी, पीलू मोदी, मधुलिमय, ज्योतिर्मय बसु और एक लंबी अटल बिहारी वाजपेयी, लंबी लाइन है जिनकी बात। और आपको यहाँ ये याद दिलाऊं कि मधुलिमय के प्रिविलेज मोशन पर इंदिरा गांधी की, और वो 5वीं लोकसभा में पेश किया था, वो प्रिविलेज मोशन 6ठी लोकसभा में जब वो चिकमंगलुरु से चुन करके आई, उनकी सदस्यता रद्द हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। ये हमारे लोकतंत्र की ब्यूटी है कि प्रधानमंत्री तक के खिलाफ भी सदन में बात कहने का और एक तरह से अविश्वास रखने का मादा था नेताओं में। अब न वो वैसे लोग हैं, न वैसा विपक्ष है, न वैसी सरकारें हैं। और उसमें जो अभी बात कही गई कि अगर सिविल सोसाइटी में ये बात खत्म हो गई कि इंसाफ की बात करना, जायज बात करना। अब वो आपने क्षेत्रीय दलों की बात की, क्षेत्रीय दल क्या है? वो भी तो एक तरह से
इन्हीं की के मिनिएचर हैं। अब आप आंध्र प्रदेश की जो जगन मोहन रेड्डी की सरकार है, उससे किसी क्रांति की उम्मीद कर सकते हैं? या चंद्रशेखर राव की सरकार से कोई क्रांति की उम्मीद कर सकते हो? या फॉर दैट मैटर नीतीश कुमार की सरकार से? क्योंकि वो तो वजूद ही उनकी रहमो करम पर टिका हुआ है अपने आकाओं के। तो वो चाहे किसी भी आंदोलन से आए हों, चाहे उनकी जो विचारधारा रही हो, लेकिन आज तो विचारधारा एक ही है और वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की विचारधारा है। जो उससे सहमत है वो सर्वाइव करेगा, जो सहमत नहीं है वो कंडेम रहेगा या एक तरह से कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये स्थिति बहुत ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। इंदिरा गांधी से शक्तिशाली प्रधानमंत्री और नेता आज़ाद हिंदुस्तान में कोई नहीं हुआ और हमने देखा कि 19 महीने की इमरजेंसी चलाने के बाद जब कोई अपील नहीं थी, वकील नहीं था, दलील नहीं थी, उनको भी हटना पड़ा। तो कोई ये समझ ले कि वो बहुत समय तक के लिए यहाँ आ गया है राज करने के लिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसके लिए हाँ, ये ज़रूरी है कि हमारे बीच संदीप पांडे जैसे लोगों की और ज़्यादा तादाद होना ज़रूरी है, वरना तो वो भाड़ में चने की बराबर वाली बात हो जाएगी। उसके लिए इस देश के अवाम को, ख़ास करके नौजवानों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे मुल्क का मुस्तक़बिल दाँव पर लगा हुआ है। अगर हमें इसे बचाना है, तो उसके लिए आगे आना पड़ेगा और इस व्यवस्था को ख़त्म करना पड़ेगा, जिस पे पूरी दुनिया कभी फ़ख्र करती थी और आज कहती है कि ये कैसा देश है कि जहाँ नोटबंदी के नाम पर 100 लोग लाइनों में खड़े-खड़े मर जाते हैं, हज़ारों लोग पैंडेमिक में मर जाते हैं, उनकी लाशें गंगा में तैरती रहती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा दुनिया का बड़ा अखबार पहले पेज पे अपनी उन तस्वीरों को छापता है और इस देश की सरकार को शर्म नहीं आती और वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने तो इतने बेहतर ढंग से इस पैंडेमिक का मुकाबला किया है कि दुनिया की कोई सरकार नहीं कर सकती और हमने तो 1 अरब लोगों को टीके लगवा दिए, जो दुनिया में कहीं नहीं काम हुआ। लेकिन असलियत क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, देश भी जानता है और पूरी दुनिया भी जानती है। लेकिन पूरी दुनिया हमारे ऊपर हँस रही है। हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम इस पर हँस भी नहीं सकते। जी, मैं खत्म करने से पहले एक जल्दी से और चीज जोड़ दूं जो कुर्बान अली साहब ने कहा। 62 में जब चीन से हमारी लड़ाई हुई 62 में और एक तरह से वो युद्ध में हम खराब कर रहे थे, 20 अक्टूबर को लड़ाई शुरू हुई, 20 नवंबर को खत्म हुई। उस बीच पार्लियामेंट बुला के और पार्लियामेंट पे इसकी चर्चा हुई है, पार्लियामेंट का प्रेशर हुआ है। उन लोगों को हम कुछ भी कह दें, लेकिन वो एक जनरेशन शायद दूसरे ग्रह से आए हुए लोग थे, दूसरे तरह के लोग थे। उस समय की सरकार की हिम्मत थी कि विपक्ष की बात सुने और उस विपक्ष के प्रेशर में वीके मेनन को इस्तीफा भी देना पड़ा था। खैर, मैं जल्दी से संदीप पांडे भाई साहब आपके पास आके बहुत संक्षेप में आपकी बात, क्योंकि अब पहले पार्टियों के चरित्र भी फर्क थे जो, लेकिन आज जो मेन पार्टीज हैं जो रूल कर रही हैं, उसमें आपको क्या कोई बेसिक फर्क दिखाई दे रहा है? क्योंकि सबको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, वो उधर चले जाएंगे तो खराब हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। वो वॉशिंग मशीन चल रही है, इधर आइए तो कपड़े सब सफेद। जी जी, बेसिक चरित्र में कोई फर्क है? आनंद जी, सवाल बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कुल मिला के मोटा मोटा कि सभी बड़े दल, जिसमें वामपंथी दल भी शामिल हैं, जो नई आर्थिक नीति है निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की, उसके समर्थन में है। मतलब प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक कोशिश करते रहते हैं कि विदेशी पूंजी निवेश हो। तो जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द लिखा गया है कि भारत एक समाजवादी मुल्क है, तो उसकी 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 परिभाषा तो जो है वो अब तार तार हो गई है, क्योंकि देश बड़ी तेजी से पूंजीवादी दिशा में बढ़ रहा है। और दूसरी जो बड़ी समस्या जिससे हम निपट रहे हैं वो है सांप्रदायिकता। अब सांप्रदायिकता में 2 प्रकार के दल हैं। एक दल है जो विचारधारा से ही सांप्रदायिक है, जैसे भारतीय जनता पार्टी। शिवसेना भी उसी तरह का दल है, लेकिन इधर कुछ चूंकि उसका गठबंधन हुआ है कांग्रेस और एनसीपी से, तो वो उसकी कुछ जो प्रवृत्तियां हैं उस पर रोक लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से सांप्रदायिक है, इसलिए भारत का ये हाल हो रहा है कि इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं, अब हम उनको नागरिक मान ही नहीं रहे हैं या पूरे नागरिक का दर्जा नहीं दे रहे हैं।
लेकिन उसके दबाव में, जैसा कुर्बान भाई ने कहा, दूसरे दल हैं जो अब अपने आप को उनसे बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी से लेके और अरविंद केजरीवाल और यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने भी कुछ इस तरह के नारे लगाए वहाँ के चुनाव में, ये दिखाने की ये उनकी मजबूरी हो गई है। लेकिन जो बाकी दल हैं भाजपा को छोड़ के राष्ट्रीय स्तर पे, वो सांप्रदायिक नहीं है विचारधारा से, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ती है यानी अवसरवादी रूप से वो सांप्रदायिक हो जाते हैं। जब उनको लगता है कि कुछ करने से हमको हिंदू वोट मिल जाएंगे, तो वो सांप्रदायिक हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस है, जिसने अयोध्या में उस मस्जिद में मूर्ति रखवाने से लेके ताला खुलवाने तक और मस्जिद को गिराने तक में परोक्ष रूप से एक भूमिका अदा की है। तो जनता का दबाव रहेगा तो ये दल सांप्रदायिक नहीं रहेंगे, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे सभी दलों का चरित्र लगभग एक जैसा होता जा रहा है, फिर भी अंतर है। और हमें इन सभी दलों में जो सबसे कम खराब है, जो सबसे कम सांप्रदायिक है और सबसे कम पूंजीवादी हैं, उनको चुनना चाहिए। ठीक, चूजिंग द लेसर ऑफ द इविल की बात हो रही है। विजय नारायण भाई साहब, आपसे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बहुत जल्दी से, कि आपसे जब मैं वैसे बात कर रहा था तो आपका कहना था कि पक्ष से ज्यादा इस समय विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने रोल को बखूबी निभाए। आपको क्या लगता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज अगर पक्ष जो कर रहा है या जो नहीं कर रहा है, उसके लिए ज्यादातर ये विपक्षी जिम्मेदार है, जो आज का विपक्ष है। इन्होंने अगर ये ग्राउंड सीड नहीं किया होता या गलत चीजों को इन्होंने अपने वक्त में सही से समझाया होता, सही दलीलें पेश की होती, तो आज ये नौबत ना आती। अभी भी विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहा है। उनका बड़ा कैजुअल अप्रोच है इसके बारे में, जहां दाव लग गया वहां तीर चला दिया, वरना नहीं। ये ठीक नहीं है। उनको सोच समझ करके मुद्दों के बेसिस पे एक खाका तैयार करना चाहिए और सरकार को सही मायनों में घेरना चाहिए। सरकार को गाली देने से सरकार नहीं चली जाएगी, सरकार की गलतियां ही निकालने से सरकार नहीं चली जाएगी। सरकार की गलती के साथ साथ आप अपना पक्ष रखिए कि अगर आप होते तो आप क्या करते। ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट होती है, जो कि जब फाइनेंस मिनिस्टर वहां कुछ अनाउंस करता है तो उसके अगले दिन ही शैडो फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है कि मैं इस काम को ऐसे करता, ये कर जो सरकार कर रही वो गलत है। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और सिर्फ क्रिटिसिज्म में फर्क है। आई थिंक विपक्ष इज माइल्स ऑफ द टारगेट एंड दे नीड टू पुल दिस ऑफ। थैंक यू। संजय दीक्षित साहब, चलते चलते आपसे, अच्छा संजय दीक्षित साहब चलेगा। आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुर्बान अली साहब, संदीप पांडे साहब, विजय नारायण भाई साहब, आप सब लोगों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।